चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ा, गणित के उद्देश्य के बारे में पढ़ा। आज गणित सीखने की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। ठीक है। शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, चाहे वो वर्ग 2 की बात करूं चाहे वर्ग 3 की बात करूं, दोनों में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पहला इकाई है और वहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछता है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में ही आज हम देखेंगे गणित सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मैंने पिछली 2 क्लासेस में जितना भी थ्योरेटिकल सेगमेंट पढ़ाया है ना, यदि आप बीएड का एग्जाम दोगे, बीएड के सिलेबस में भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 और सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैसे ही यदि गणित सीखने की प्रक्रिया के बारे में बात करूं, मैं गणित सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, तो गणित सीखने की प्रक्रिया सिक्वेंशियल होती है। सिक्वेंशियल, सोपान क्रमिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सोपान क्रमिक, सोपान क्रमिक होती है। सोपान क्रमिक, इस शब्द का मतलब क्या होता है मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो गणित सीखने की प्रक्रिया कैसी है, सोपान क्रमिक, सिक्वेंशियल। यदि मैं इसका अर्थ बताऊं तो चरण दर चरण, चरण दर चरण गणित सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो थ्योरी सेगमेंट में, आज के थ्योरी सेगमेंट में मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि गणित सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो चरण दर चरण गणित को सीखा जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाना चाहिए। और इसके लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है मैथ्स पेडोलॉजी में, जिसको सिक्वेंशियल या सोपान क्रमिक कहते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि गणित सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो उत्तर होगा सोपान क्रमिक। क्लियर है। देखो, जब हम लोग शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 की बात में मैथ्स गणित विषय की बात करते हैं, तो गणित का जो पहला इकाई है वर्ग 2 में और वर्ग 3 में जो पहला और दूसरा इकाई है, दोनों में पेडोलॉजी है, मैथ्स पेडोलॉजी है। और मैथ्स पेडोलॉजी पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। आज पेडोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि गणित सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सोपान क्रमिक, चरण दर चरण होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। यदि मैं किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले उसको 1 2 3 गिनती सिखाऊंगा, जिसको हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। जब वो बच्चा 1 2 3 सीख जाएगा, प्राकृतिक संख्या के बारे में जानने लग जाएगा, तो दूसरा स्टेप मेरा होगा कि मैं उसको पढ़ाऊंगा होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। 1 2 3 तो वो सीख चुका है, साथ ही साथ 0 बताऊंगा अब उसको मैं। ये दूसरा चरण होना चाहिए। तीसरे चरण में मैं बताऊंगा उसको पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। पहले मैंने उसको क्या सिखाया, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में मैंने उसको सिखाया 0 1 2 3 4 5 6। तीसरे स्टेज में मैंने उसको सिखाया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो यही मैथ सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए और इसी को चरण दर चरण कहा गया है, सोपान क्रमिक कहा गया है। तो टीचर भर्ती के लिए जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैथ सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वो है सोपान क्रमिक। क्लियर हो गया।
अब न्यूमेरिकल सेगमेंट्स में आता हूं और मैं दोनों के कंबाइंड सिलेबस से शुरुआत करना चाहता हूं कि किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे। जो भी बच्चा वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है उसकी भी सामान्य रूप से तैयारी हो, जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है वो भी सामान्य रूप से पढ़ सके। तो जो मैं टॉपिक आज लेके आया हूं वो है ब्याज या साधारण ब्याज। कॉमन है सिलेबस में ये। देखिए, आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये सोच के सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करनी है कि हमको एग्जाम निकाल लेना है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है। वो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर ही लोगे, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? साउंड आ रहा है ना? तो आप लोगों का मकसद होना चाहिए कि आप अपने विषय को इतना विस्तार पूर्वक जाने कि कल के दिन में जब आप पढ़ाने जाएं किसी गवर्नमेंट स्कूल में तो उस स्कूल के बच्चे बेहद टैलेंटेड हो। जो मैंने मैथ्स का उद्देश्य बताया उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए वो बच्चे, तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से सोच पाए, उनकी याददाश्त अच्छी हो और डिसीजन मेकिंग की क्षमता हो और विश्लेषणात्मक क्षमता हो, उनकी वृद्धि हो। तो कुल मिला के उद्देश्य ये रखना है अपने को कि अपने को शिक्षक तो बनना ही बनना है, साथ ही साथ ऐसा शिक्षक बनना है जो आने वाले समय में हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दे पाए, ठीक है। तो पहला टॉपिक ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। इस टॉपिक में कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को आपको जानना चाहिए, जिन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला टर्म होता है एसआई, इसी को साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा टर्म जो इसमें यूज होता है वो होता है पी। पी बोले तो मूलधन। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन क्वेश्चन करने से पहले सारे टर्मोलॉजी को जानो। या प्रिंसिपल, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसिपल। या यदि मैं हिंदी में इसका डेफिनेशन दूं प्रिंसिपल का या मूलधन का, वह धन जो किसी निश्चित ब्याज दर पर दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? मूलधन। दूसरा टर्म होगा इसमें यूज आर, ब्याज की दर, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अगला टर्म इसमें यूज होता है टी, बोले तो समय, टाइम। कितने समय के लिए मूलधन दिया जा रहा है। और चौथा और अंतिम टर्म जो ब्याज या साधारण ब्याज टॉपिक में यूज होगा वो है ए। इसको बोला जाता है मिश्र धन। हिंदी में क्या बोला जाता है? मिश्र धन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। ठीक। तो ये 5 टर्म के साथ हम ब्याज के टॉपिक्स को या सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को पूर्णतः समझ सकते हैं। इसके 100% क्वेश्चंस आपसे बनेंगे एग्जाम हॉल में, ये गारंटी है। यदि जैसे आज मैंने आपको बताया कि गणित सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो गणित सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण। तो जब हम किसी टॉपिक को मैथ्स का एक टॉपिक आज मैंने उठाया है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इस टॉपिक को सीखने के लिए इन टर्म्स को सीखना बहुत जरूरी है। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो इन सिंबल्स का यूज करेंगे, और उन सिंबल्स का मतलब क्या होता है यदि आपको याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है? जो मूलधन पर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसी को ब्याज बोला जाता है। ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा। यदि 1000 रुपए मैंने किसी व्यक्ति को दिए
कितने साल के लिए? बोला 2 साल के लिए दे रहा हूं। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। 10% साधारण ब्याज पर दिया, 10% साधारण ब्याज पर दिया। तो 2 साल बाद जो ब्याज होगा, 2 साल बाद जो ब्याज होगा वो 200 रुपए होगा। 10,000 का कैसे निकालते हैं मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी। शाब्दिक, ये जो 1,000 रुपए है ये मूलधन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मूलधन। ये समय हो गया, हुआ कि नहीं? ये ब्याज की दर हो गई और ये ब्याज हो गया। ब्याज कितना बताया मैंने? 200 रुपए। ये निकालते कैसे हैं? तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है सामान्य सा, कि ब्याज बराबर, क्लियर विजुलाइज दिख रहा है ना इस कलर में? ब्याज या साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणित समय गुणित ब्याज की दर बटा 100। यदि मैं इसी को सिंबल्स में लिखूं तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है। तो जो ऊपर में टर्मोलॉजी लिखा हुआ हूं मैं, ये पी का मान है तो यहां वैल्यू पुट कर दो। पी के जगह में कितना पुट करेंगे? 1,000 रुपए। आर के जगह में कितना पुट करेंगे? 10। समय के जगह में कितना पुट करेंगे? तो 2 बटे में 100। 1 0 2 0 से 2 0 कटा, कितना बच गया? 200। 2 दहम 20 और 20 दहम 200। यही साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है, सार्वभौमिक सूत्र है। हर एक प्रश्न को आप इस सूत्र से हल कर सकते हो। है बहुत इजी, बहुत आसान। तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होगा P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक। अब मैं यहां दूसरे सूत्र की बात करूंगा। इस चैप्टर में साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र देखा हम लोगों ने, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब मिश्र धन की भी बात किया था। अमाउंट जो होता है, अमाउंट बराबर होता है SI प्लस P, या इसी को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मान किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस मूलधन के बराबर। तो यहां इस चैप्टर में हम 2 फॉर्मूले देखेंगे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे A इज इक्वल टू SI प्लस P, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। अब सबसे पहली समझ जो बच्चों को देनी चाहिए वो ये कि बच्चों को, आप लोगों को सबसे पहले पक्षांतर करना या ट्रांसफर करना सिखाना है। यदि बच्चे पक्षांतर करना नहीं जानते तो वो इस टॉपिक में कमांड नहीं हासिल कर पाएंगे। अब इसको बहुत अच्छी से समझने के लिए पक्षांतर करना सीखो पहले। तो पक्षांतर करना, ट्रांसफर करना। मैं इसको सिखाने के लिए एक नियम का यूज करता हूं और वो नियम ये बोलता है प्लस माइनस को एक साथ रखो, गुणा और भाग को एक साथ रखो, वर्ग और वर्गमूल को साथ में रखो। अभी इतना ही सीखेंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी के घात में 2 लिखा हो ऊपर। वर्गमूल का मतलब होता है ये वाला साइन। ठीक। जब भी पक्षांतर या ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर का मतलब होता है जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं A इज इक्वल टू बी, तो ये बाएं पक्ष से किसी को दाएं पक्ष में लाना पक्षांतर कहलाएगा। दाएं पक्ष से किसी को बाएं पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाएगा। ट्रांसफर करना कहलाएगा। एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इसी को पक्षांतर करना कहा जाता है। हमेशा याद रखना प्लस माइनस में पक्षांतरित होगा, माइनस प्लस में। गुणा भाग में पक्षांतर होता है और भाग गुणा में।
वर्ग वर्गमूल में पक्षांतरित होता है और वर्गमूल वर्ग में। यही पक्षांतर का साधारण नियम है। इसी नियम का प्रयोग हम साधारण ब्याज के सूत्र पे करेंगे। मैंने आपको पहला सूत्र बताया, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, बताया कि नहीं? ठीक है। यदि मैं इस 100 का पक्षांतर करूं उधर, इस 100 को उधर ले जाऊं, तो ये 100 कहां है? भाग में है कि नहीं? भाग में। इक्वल टू के उस तरफ पक्षांतरित होगा तो किस में चले जाएगा? गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा? एस आई इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, होगा कि नहीं? अब मैं बोलता हूं मूलधन और रेट को भी ट्रांसफर कर दो, तो यहां क्या बच जाएगा? टी बच जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय पी आर, आएगा कि नहीं? एक दूसरा सूत्र मिल गया, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे पी आर। अब इसी से यहां पास है एस आई इंटू 100, यहां पी और टी को ट्रांसफर कर देता हूं, तो पी और टी यहां गुणा में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में पक्षांतरित। यहां क्या बच जाएगा? आर। एक तीसरा सूत्र प्राप्त हुआ, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। यहीं से एक बार और तीसरा सूत्र बनाते हैं, साधारण ब्याज गुणित 100। इस बार पी को यहीं रहने देते हैं, आरटी को उधर भेज देते हैं, अंतरित होगा और भाग में चले जाएगा। इसी से एक सूत्र होता है जो कि होता है P इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय आर टी। तो अपने को जो याद रखना है, जो मेमोरी में रखना है, वो एक ही सूत्र याद रखना है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। लेकिन यदि हम पक्षांतर करना जानते हैं तो एक ही सूत्र से ये तीन अलग अलग सूत्र बनाए हम लोगों ने। ये तीन, पहला सूत्र है समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। दूसरा सूत्र है दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो ये तीन को याद करने की जरूरत नहीं है, हमको पक्षांतर विधि से इसी सूत्र को इन तीन भागों में भी देखना आना चाहिए। एग्जाम हॉल में प्रश्न को स्पीड बनाने का तरीका है, ये चीजें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा सूत्र जो हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। पक्षांतर कर रहा हूं, एसआई को पक्षांतर कर देता हूं तो ये हो जाएगा मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल। ये लो दूसरा सूत्र मिल गया। प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर देता हूं तो यहां बचेगा एस आई, पी इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा ए माइनस पी। ये अगला सूत्र बन गया। तो कुल मिलाकर साधारण ब्याज में इन दो सूत्रों, दो प्रमुख सूत्र, यदि दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं तो पहला ये है, दूसरा ये है। इसके बाद मैथ्स का एक बेसिक नियम होता है, पक्षांतर का नियम या ट्रांसफर करने का रूल। उस ट्रांसफर करने के रूल से इन दो फॉर्मूलों को इन डिफरेंट फॉर्मूलों में कन्वर्ट किया जा सकता है। पक्षांतर करना बहुत ही आसान तरीका है। ठीक। अब मैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आते हैं और इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न बना के देखते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए पहला प्रश्न बोल रहा हूं और उसको हल कीजिएगा। 25,000 रुपए के मूलधन को, 25,000 रुपए के मूलधन को, 25,000 रुपए के मूलधन को 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर पर, 12% वार्षिक
12% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया गया। साधारण ब्याज पर दिया गया। कुल ब्याज व 3 वर्ष बाद मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन ज्ञात करें। जल्दी से करो, जिसको आ रहा है फटाक से अपने कॉपी में कर लो, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले तो बता दिया आप लोगों को। अब आपको हल करना है इस प्रश्न को। कितना? 34,000 मिश्र धन होगा और कुल ब्याज कितना होगा? 9,000। ठीक है। तो यदि मैं इस प्रश्न को हल करने जाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरे को सबसे पहला जो पॉइंट मिल रहा है 25,000 रुपए। ये क्या, किसका मान है? पी का मान है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 25,000। पी को क्या बोलते हैं? मूलधन। वर्ष दिख रहा है समय या टाइम? 3 वर्ष दिख रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 12 वर्ष, 12%। 12%। जब मेरे को ये तीनों पता है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एसआई, और एसआई बराबर क्या हो जाएगा? 25,000 गुणित समय गुणित दर बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 तिया 36 इसम 900 और 1 जीरो पहले से। तो जो ब्याज निकला, कुल ब्याज पूछा हुआ है प्रश्न में, तो ब्याज कितना निकल गया? 9,000 रुपए। मिश्र धन निकालना है तो अमाउंट बराबर होता है एसआई प्लस पी। एसआई का मान आया हुआ है 9,000 रुपए और पी का मान कितना पता है मेरे को? 25,000। इस कुल मान कितना हो जाएगा? 34,000। तो जो मिश्र धन आएगा वो कितना हो जाएगा? 34,000। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 9,000 और 34,000। अगला प्रश्न लिखो। ₹1,331 का मिश्र धन, ₹1,331 का मिश्र धन कितने समय में 8% वार्षिक की ब्याज दर से क्या लिखे वो प्रश्न? ₹1,331 मिश्र धन कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज से, वार्षिक साधारण ब्याज से होगा यदि मूलधन 1,000 रुपए हो। बनाओ।
बहुत आसान है, जो जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको कलेक्ट करो। मैथ्स बनाने की प्रक्रिया यही है कि सबसे पहले आप पैटर्न खोजो। जो जो दिया हुआ है प्रश्न में 2.4 देखते हैं। जब मैं प्रश्न को हल करूंगा, जब मैं प्रश्न को हल कर रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है अमाउंट का मान है 1331 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% और टाइम पूछा हुआ है। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद ये लिखना सीखिए। प्रश्न को पढ़ के हमको ये समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। कोई भी मैथ्स बनाने का, जब मैथ्स को बनाने की प्रक्रिया अपन सीखते हैं तो पैटर्न खोजो, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो, क्या पूछा है उसको लिखो, बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई जब कोई हमारे पास समस्या आई है, समस्या क्या है उसको जानते हैं, अब उसका समाधान कैसे कर सकते हैं ये सोचना है। तो इतना टर्म्स दिया हुआ है। मैं दो फॉर्मूला मेरे को याद है, एक एसआई का फॉर्मूला याद है मेरे को, एक अमाउंट का फॉर्मूला याद है। तो मैं अमाउंट का फॉर्मूला यूज करता हूं। अमाउंट बराबर क्या होता है, एसआई प्लस पी। अगर मैं अमाउंट और पी पता है तो पी को ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट। होगा कि नहीं? अमाउंट है 1331 रुपए, प्रिंसिपल है 1000 रुपए, तो यहां से मैं एसआई निकाल सकता हूं। एसआई का मान कितना आ जाएगा, 331। कई विधि है बनाने की, इस विधि से बना रहा हूं तो अब एसआई का मान पता चल गया मेरे को। देखो एसआई का मान खोज लिया, क्या है एसआई का मान, 331 रुपए। तो एसआई का फॉर्मूला लगा दो, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। एसआई की जगह क्या वैल्यू रखनी है, 331, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आर, टी की जगह टी और 100 की जगह में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, पक्षांतर अभी सिखाया हूं, टी को यहीं रहने दो, उधर 331 पहले से है कि नहीं? 8 जाके बट्टे में जाएगा, गुणा में है तो 8 भाग में जाएगा, 10 भी गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो कुल मिला के जो टी का मान आएगा 331 बटे 80 आ रहा है कि नहीं? 331 बटे 80। और 331 बटे 80 को भाग कैसे करें, ये भी बच्चों के साथ समस्या है। जब भी ऐसे बड़े नंबर्स आ रहे हों, आपको काटना नहीं आ रहा और आपको डेसिमल में, दशमलव में नंबर लाने हैं, आंसर्स लाने हैं, तो भाग विधि का प्रयोग करो। और भाग विधि क्या है, 331 को भाग दे दो 80 से। 80 का पहाड़ा बहुत इजी है, 80 चौक 8 चौक कितना होता है, 320, बचा कितना, 11। यहां दशमलव लगाएंगे और यहां एक शून्य उतर जाएगा, तो 80 एकम 80, बचेगा कितना, 30। दशमलव लगा हुआ है इसीलिए एक जीरो अपने आप उतर जाएगा। 3 से करेंगे, 8 तिया 24, 240। तो कुल मिला के जो इसका मान आएगा हम बोल सकते हैं 4.13 वर्ष। उत्तर ये करना आना चाहिए जब आप साधारण ब्याज सीख रहे हो। एक दूसरी विधि है, जब हम 331 को 80 से भाग देते हैं, 80 चौक कितना हुआ, 320, बचा कितना, 11। ये जो 11 शेषफल बचा हुआ है इसको ऊपर लिखो, जिससे भाग दे रहे हो उसको नीचे, तो इसका एक दूसरा उत्तर आएगा 4 सही 11 बटे 80 वर्ष। ये दोनों तरीके से उत्तर लेना आपको आना चाहिए। एग्जाम हॉल में एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछ सकता है, सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि ये देखो यहां मैं जो मेन हम लोग का स्ट्रीम है या जो मेन सिलेबस है वो तो साथ में लेके चलूंगा ही चलूंगा, साथ ही साथ मैथ्स के जो बेसिक चीजें होती हैं
जिनको बहुत बच्चे नहीं जानते या बहुत सिखाया नहीं गया, वो सीखे ही नहीं स्कूल में। अगर स्कूल में सीखे होते तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होती आज यहां। ठीक है, तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जो भी हैं शिक्षक भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, तो YouTube पे पूरा डला हुआ है, तीनों क्लास, आज की भी क्लास YouTube में डल जाएगी और मंडे से फुल फेज में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये 3 दिन डेमो का प्लान था और डेमो YouTube में डल रहा है, इसके बाद से क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी। तो मैं यही बता दूं कि YouTube पर यदि आप तीनों दिन की क्लासेस देखते हो, सीखते हो किसी फ्रेंड को बताने के लिए, तो आप YouTube में @बंसल कोचिंग क्लासेस सर्च करना, YouTube में हमारा चैनल मिल जाएगा। और यदि एप्लीकेशन देख रहे हो जहां कंटिन्यू ये कोर्सेस ऑनलाइन भी चलेंगी, तो प्ले स्टोर में आपको बंसल कोचिंग क्लासेस नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो YouTube और प्ले स्टोर में आप लोग शेयर कर सकते हो। क्या है कि जब एक लेवल का एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग रुकने वाले नहीं, अभी भी नहीं रुकेंगे। मेरा कमिट, जब भी मैंने बच्चों के साथ कमिट किया है कि मैं कंटिन्यू क्लासेस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता लेंगे, तो कंटिन्यू क्लासेस चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं 6 महीने में कोर्स खत्म करके आप लोगों का साथ छोड़ दूंगा। ठीक है, तो पूरे सब्जेक्ट का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो सिलेबस है हमारा, और हम चाहेंगे कि हमारे यहां जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, 100% रिजल्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ें। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। स्कैन करो।